नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राडोज के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं दिल्ली से, जहां पर दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा 15 और डिसेंट्रलाइज्ड एसटीपीज अप्रूव कर दिए गए हैं और ये सारे के सारे नॉर्थ दिल्ली के अंदर बनकर तैयार होंगे। दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो आज से कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि दिल्ली के अंदर अब बड़े स्केल पर डिसेंट्रलाइज्ड एसटीपीज को सेटअप किया जाएगा। 50 से ज़्यादा लोकेशंस उस समय शॉर्टलिस्ट की गई थी और उसमें से ये भी 15 लोकेशंस के लिए एसटीपीज अप्रूव कर दिए गए हैं। नरेला, बवाना और मुल्का जैसे प्लेसेस को यहाँ पर कवर किया जाएगा। कुल मिलाकर इनकी कैपेसिटी 39 मिलियन गैलन्स पर डे की होगी और हर एक एसटीपी कई सारे विलेजेस की नीड को कंप्लीट करेगा। अगली दो अपडेट हमारी रेलवेज को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों हमारी यूनियन कैबिनेट के द्वारा रेलवेज की 2 नई रेल लाइंस को अप्रूवल दे दी गई है, जो बनेंगी भारत से भूटान के बीच। और ऐसा बताया गया है कि पूरी तरह से भारत सरकार ही इनको फंड करेगी। दोस्तों, अभी तक भारत और भूटान के बीच में कोई भी डायरेक्ट रेल कनेक्टिविटी नहीं थी। ऐसा पहली बार होगा कि दोनों कंट्रीज़ के बीच रेल कनेक्टिविटी बनाई जाएगी। अगर थोड़ा-सा डिटेल में बताऊँ तो पहली रेल लाइन तो असम के कोकराझार से गेलेफू के बीच बनेगी। 69 किलोमीटर की इसकी लेंथ होगी। 3,456 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च आएगा और 4 सालों के अंदर-अंदर इसको तैयार करने का टारगेट सेट किया गया है। दूसरी रेल लाइन वेस्ट बंगाल के बनारहाट से भूटान के समसे के बीच में बनेगी। जस्ट 20 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी और 577 करोड़ रुपीस का खर्च इसके ऊपर भी आएगा। 3 सालों में कंप्लीट करने का टारगेट इसको भी लेकर सेट किया गया है। और क्योंकि ये रेल लाइन सिलीगुड़ी कॉरिडोर के काफ़ी पास में बनेगी, तो इसके चलते हम अपने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को और सिक्योर बना पाएंगे और एट द सेम टाइम भूटान के साथ ट्रेड, टूरिज्म और ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को भी इम्प्रूव कर पाएंगे। अगली दो अपडेट वर्ल्ड फूड इंडिया समिट को लेकर है, जो नई दिल्ली के अंदर भारत मंडपम में कंक्लूड कर ली गई है। और ऐसा बताया गया है कि भारत सरकार को यहाँ पर 1.02 लाख करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल रिसीव हुए हैं। तो दोस्तों, ये समिट हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के मार्गदर्शन के अंदर ऑर्गेनाइज की गई थी, जहाँ पर 26 से ज़्यादा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फर्म्स के साथ अग्रीमेंट साइन किए गए हैं। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर रिलायंस के द्वारा कमिट की गई है, 40,000 करोड़ रुपीज़ की। इसके अलावा कोका कोला के द्वारा भी 25,760 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट कमिट की गई है। बाकी भी अलग रूह, पतंजलि फूड्स और डाबर जैसी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उन्होंने भी यहाँ पर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट्स कमिट की है। अगर ये सारे प्रपोजल्स मटेरियलाइज कर लिए जाते हैं तो फूड सेक्टर के अंदर 64,000 से ज़्यादा जॉब्स हम जनरेट कर पाएंगे। अगली दो अपडेट उड़ीसा सरकार को लेकर है, जिन्होंने उड़ीसा के अंदर जीएसडब्ल्यू और पोस्को के स्टील प्लांट को लेकर लैंड एक्विजिशन स्टार्ट कर दिया है। और इसको लेकर उड़ीसा सरकार ये चाहती है कि जल्दी से जल्दी स्टील प्लांट को तैयार किया जाए। तो दोस्तों, ये स्टील प्लांट उड़ीसा की क्योंझा डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनकर तैयार होना है, जिसकी कैपेसिटी 5 से 6 मिलियन टन पर एनम की होगी। और क्योंकि ये काफ़ी बड़े स्केल का भी होगा, तो यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ नई जॉब जनरेट हो पाएंगी। इसी कारण से उड़ीसा सरकार ये चाहती है कि जल्दी से जल्दी इसको तैयार किया जाए। कुल मिलाकर 2,466 एकड़ ऑफ लैंड यहाँ पर एक्वायर करनी पड़ेगी। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर 976 एकड़ ऑफ लैंड ऑलरेडी सरकार के अंडर में है। बाकी 1,490 एकड़ ऑफ प्राइवेट लैंड यहाँ पर एक्वायर की जाएगी। उड़ीसा सरकार का टारगेट है कि अगले साल के अंदर अंदर लैंड एक्वायर करके इस कंपनी को ट्रांसफर कर दी जाए। अगली दो अपडेट फिर से हमारे कुछ कैबिनेट डिसीजंस को लेकर ही है, जहाँ पर हमारी यूनियन कैबिनेट के द्वारा पल्सोस को लेकर भी एक सेल्फ रिलायंट मशीन अप्रूव कर दिया गया है और इसके ऊपर भारत सरकार 11,440 करोड़ रुपीस खर्च करने वाली है। तो दोस्तों, अभी आप जानते हैं कि फिलहाल पूरी दुनिया के अंदर भारत पल्सेस का सबसे बड़ा कंज्यूमर है और अभी हमारे देश में जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन इसकी होती है वो डिमांड से कम ही रहती है। 15 से 20% का गैप यहाँ पर देखने को मिलता है, जो हर साल हम इंपोर्ट के थ्रू कंप्लीट करते हैं। सरकार का टारगेट है कि सिनेरियो को चेंज किया जाए और ये काफ़ी जल्दी चेंज किया भी जा सकता है, क्योंकि हमारे देश के अंदर प्रॉपर ऐसा इन्वायरमेंट है कि चीज़ें चेंज हो सकती है। अब इस मिशन के अंतर्गत बेहतर सीड्स, कल्टीवेशन एरिया एक्सपांशन, अश्योर्ड प्रोक्योरमेंट और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल करवाया जाएगा फार्मर्स को। टारगेट ये है कि अगले 5-7 सालों के अंदर अंदर पल्सेस का एनुअल प्रोडक्शन 3,50,000 टन के आसपास ले जाया जाए, ताकि देश के अंदर 2 करोड़ से ज़्यादा फार्मर्स को इसका बेनिफिट मिल पाए। अगली दो अपडेट केंद्रीय विद्यालय को लेकर है, जहां पर हमारी कैबिनेट कमेटी के द्वारा देश के अंदर 57 और केंद्रीय विद्यालयों को अप्रूवल दे दी गई है और इनको बनाने के लिए और चलाने के लिए भारत सरकार 5,862.55 करोड़ रुपीस खर्च करेगी। दोस्तों, सभी के सभी स्कूल्स देश की 17 स्टेट्स और यूटीज में बनकर तैयार होंगे। इनमें से 20 स्कूल्स तो ऐसे होंगे जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स भी बनेंगे जहां पर अभी तक कोई भी केंद्रीय विद्यालय नहीं बना हुआ है। 14 ऐसे होंगे जो कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में बनकर तैयार होंगे, जबकि 4 एक्सट्रीमिस्ट और नक्सल हिट एरियाज में बनकर तैयार होंगे और बाकी 5 ऐसे होंगे जो कि नॉर्थ ईस्ट के हिली एरियाज में बनकर तैयार होंगे। कुल मिलाकर 86,640 स्टूडेंट्स को अकोमोडेट कर पाएगा और अच्छे खासे स्केल पर यहाँ पर टीचर्स के लिए जॉब्स भी अवेलेबल हो पाएंगी। अगली दो अपडेट मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन से है, जहाँ पर MMRDA के द्वारा
एक नए डबल डेकर कॉरिडोर को लेकर डीपीआर फाइनलाइज कर दी गई है और भी आप कह सकते हैं काफ़ी लंबे समय की वेट के बाद फाइनली टेक ऑफ कर पाएगा। तो दोस्तों ये डबल डेकर कॉरिडोर शिलफाटा से रंजनोली के बीच में बनाया जाएगा। 21 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी। अभी फिलहाल शिलफाटा, नवी मुंबई और डोंबिवली से भिवंडी और रंजनोली की तरफ हैवी फ्लो देखने को मिलता है व्हीकल्स का, जिसके लिए पूरा का पूरा कॉरिडोर एकदम चौक हो जाता है, जिससे लोगों का समय भी बर्बाद होता है और साथ साथ उनका फ्यूल भी बर्बाद होता है। उसी को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एक डबल डेकर कॉरिडोर बनाने की बात की गई है। एक बार जब ये तैयार हो जाता है तो यहाँ पर एक बार में कई सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएंगी। अभी फिलहाल एमएमआरडी के द्वारा कहा गया है कि इसकी डीपीआर तैयार हो चुकी है, जिसको रिव्यू किया जा रहा है। टेंडर्स फ्लोट कर दिए गए हैं। होपफुली जल्द कंस्ट्रक्शन भी लॉन्च कर दिया जाएगा। अगली दो अपडेट नई सिटीज को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों एनएसआई डीसी ऑफिशियल्स के द्वारा अनाउंस कर दिया गया है कि इस साल के अंत तक देश के अंदर 11 नई और सिटीज के ऊपर वो काम स्टार्ट कर देंगे और अभी इनको लेकर कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्डिंग और टेंडरिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत अभी तक हमारे देश के अंदर 8 सिटीज के ऊपर ऑलरेडी काम चल रहा है, जिसमें धुलेरा और ओरिंग जैसी सिटीज इंक्लूडेड हैं। और इसी के अंतर्गत आज से कुछ महीने पहले भारत सरकार के द्वारा 12 और सिटीज को अप्रूवल दी गई थी और अब ऐसा बताया गया है कि उन 12 की 12 सिटीज के अंदर लैंड एक्विजिशन कंप्लीट हो चुका है और उसमें से 8 सिटीज ऐसी हैं जिनके ऊपर नवंबर एंड तक काम स्टार्ट हो जाएगा और दिसंबर एंड तक 3 और ऐसी सिटीज होंगी जिसमें ऐड हो जाएंगी, यानी कि उनके ऊपर भी काम स्टार्ट हो जाएगा। एक सिटी अभी बची हुई है जहाँ पर अभी प्लानिंग का काम हो रहा है। और दोस्तों जो सिटीज के ऊपर काम होने वाला है उनकी लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगली दो अपडेट केरला से है, जहां पर केरला सरकार इन्फो पार्क फेज 3 को और एक्सपांड करने जा रही है और इसको लेकर उन्होंने इन्फो पार्क ग्रेटर कोचिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन कर लिया है। दोस्तों इन्फो पार्क फेज 3 को एक्सपांड करने की बात काफ़ी लंबे समय से की जा रही थी, लेकिन कोई प्रॉपर प्लान तैयार नहीं किया गया था। लेकिन अब ये डिसाइड किया गया है कि इसी के अंतर्गत भारत की पहली AI इनेबल्ड टेक सिटी तैयार की जाएगी, जो इनिशियली फैली होगी 300 एकड़ के एरिया में। अगर ज़रूरत पड़ती है तो इसको 500 एकड़ तक एक्सपांड किया जा सकता है। 20 मिलियन स्क्वायर फीट से ज़्यादा का यहाँ पर IT वर्क स्पेस डेवलप किया जाएगा। बाकी एरिया में हाउसिंग, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हेल्थ केयर और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ तैयार की जाएंगी। केरला सरकार को उम्मीद है कि 25,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ पाएगी और 6 लाख से ज़्यादा हाईटेक जॉब्स यहाँ पर जनरेट हो पाएंगी। अगली दो अपडेट ट्रेड पैक्ट को लेकर है, जहाँ पर भारत और EFTA नेशंस के बीच साइन किया गया ट्रेड पैक्ट फाइनली लागू कर दिया गया है और हमारी यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा खुद इसकी अनाउंसमेंट की गई है। दोस्तों हालांकि आपको मैं बता दूं कि ये एग्रीमेंट आज से कई महीने पहले ही साइन हो चुका था, लेकिन लागू अब किया जा रहा है। इसके अंतर्गत होगा है कि भारत और EFTA नेशंस दोनों उनके मार्केट्स को एक दूसरे के लिए और ओपन कर देंगे, ताकि दोनों पार्टनर देशों की कंपनीज एक दूसरे के मार्केट में और फ्रीली ऑपरेट कर पाएँ। और क्योंकि दोस्तों इंडियन मार्केट इन EFTA नेशंस के मार्केट के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो उसको भी कॉम्पनसेट करने के लिए EFTA नेशंस के द्वारा कहा गया है कि वो अगले 15 सालों के अंदर अंदर भारत में $100 बिलियन से ऊपर की इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसमें से मेजोरिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट स्विट्जरलैंड की तरफ से आएगी। और ऐसा टारगेट भी है कि 1 मिलियन से ज़्यादा जॉब्स इसके थ्रू जनरेट हो पाएंगी। आज के दोस्तों आखिरी अपडेट हरियाणा से है, जहाँ पर एयरबस और एयर इंडिया दोनों ने मिलकर एक नया पायलट ट्रेनिंग सेंटर सेटअप कर दिया है हरियाणा के गुड़गांव के अंदर और हमारे यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर के द्वारा इसको इनोवेट करते हुए कमर्शियल यूज़ के लिए ओपन किया गया है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पायलट ट्रेनिंग सेंटर गुड़गांव में बना है, तो ओवरऑल ये 12,000 स्क्वायर मीटर के एरिया में फैला है, जहाँ पर 10 फुल फ्लाइट सिमुलेटर्स इनके द्वारा सेटअप किए गए हैं। एयरबस A320 और A350 सीरीज़ के जो एयरक्राफ्ट हैं उनके लिए यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। 1,000 करोड़ रुपये के आसपास की टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर की जाएगी, जिसमें से कुछ इन्वेस्टमेंट हो चुकी है और कुछ आगे चलकर होगी। टारगेट ये है कि अगले 1 दशक के अंदर अंदर 5,000 से ज़्यादा नए पायलट्स को यहाँ पर ट्रेन किया जाए। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।